हरियाणा से जो 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, उनमें एक सीट तो किरण चौधरी जी की है और दूसरी सीट जो खाली होनी है वो रामचंद्र जांगड़ा जी की है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से कौन सा चेहरा हो सकता है, किस चेहरे की गूंज पहुंच सकती है दिल्ली में, जो बीजेपी का आला कमान है वहां तक पहुंच सकती है। तो सबसे पहले क्या जाट कम्युनिटी से अगर भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी की सीट खाली होने के बाद कैंडिडेट देखे जाए, जाट समाज, कुलदीप बिश्नोई, ब्राह्मण, इसके बाद आप नजर डालें तो इस समय दलित चेहरा, यानी कि जो 2 सीट खाली होनी है जिनमें से एक कंफर्म है, तो एक कंफर्म सीट के लिए जो मैंने आपको नाम बताए ये दौड़ में रहेंगे। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत की। हालांकि मौसम सर्दी का है, इस समय अगर कहें तो जनवरी का महीना कपा देने वाली सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं सियासत हमेशा गर्म रहती है। अगर मैं सियासत की बात करूं तो हरियाणा के अंदर जैसे ही थोड़ी सी सर्दी कम होगी, सियासी पारा एकदम से चढ़ेगा। वो सियासी पारा हालांकि ग्राउंड पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो सियासी गलियारे हैं वो ग्राउंड पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो सियासी गलियारे हैं यानी कि जहां से धमक होती है सियासत की, वहां जरूर उसकी गूंज होगी। बात कर रहा हूं आपसे हरियाणा के अंदर अप्रैल के महीने में खाली होने वाली 2 राज्यसभा सीटों की, और इनके लिए आप तय मान लीजिए कि मार्च 2026 में चुनाव हो जाएगा। और जब मार्च 2026 में चुनाव होगा तो इसका मतलब फरवरी 2026 में, यानी कि अगले महीने में, इसके लिए जो अधिसूचना जारी होती है, इलेक्शन की नोटिफिकेशन होता है, वो सब काम शुरू हो जाएंगे। हरियाणा से जो 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, उनमें एक सीट तो किरण चौधरी जी की है, जो अभी लगभग 2 साल पहले ही हरियाणा से बनी थी मेंबर राज्यसभा, यानी कि उनका कार्यकाल लगभग 2 साल के आसपास का रहा है लगभग। और दूसरी सीट जो खाली होनी है वो रामचंद्र जांगड़ा जी की है, एक ओबीसी समाज के नेता और दूसरे जाट समाज की नेत्री। ये दोनों सीटें खाली होनी हैं और इन दोनों सीटों पर अगर कोई तिकड़म ना हुई, जिसकी संभावना कम है, तो फिर एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हाथे में जाएगी। और मैंने आपको कहा कि तिकड़म संभावित है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मात्र 6 या 7 वोट की जरूरत रहेगी, इस लिहाज से खेल कुछ भी हो सकता है। तो आपसे बात कर लें कि आखिर खाली होने वाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी से कौन से चेहरे हो सकते हैं। अगर एक सीट जो पक्की फाइनल है उसके लिए और दूसरी सीट जो तिकड़म वाली होगी उसके लिए। अगली वीडियो में आपसे कांग्रेस की बात करूंगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से कौन सा चेहरा हो सकता है, किस चेहरे की गूंज पहुंच सकती है दिल्ली में, जो बीजेपी का आला कमान है वहां तक पहुंच सकती है। तो किरण चौधरी की जो सीट खाली होनी है राज्यसभा के लिए, पहले उन्हीं की बात कर लें। किरण चौधरी जाट समाज से आती हैं। इस समय जो 5 राज्यसभा सदस्य हैं आपको वो भी बता दें। हरियाणा से राज्यसभा के 5 सदस्य बनते हैं और इस समय 4 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 5वां बीजेपी समर्थित है, यानी कि 5 बीजेपी के हैं। 2 मैंने आपको नाम बता दिए, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा, दोनों सीटें खाली हो रही हैं। ये मार्च 2026 में इनका चुनाव होना है। 2 सीटें खाली होंगी जून 2028 में। जो जून 2028 में सीट खाली होंगी वो एक रेखा शर्मा और एक कार्तिकेय शर्मा। आपको ध्यान दिला दूं, जून 2022 में जब चुनाव हुआ था 2 सीटों पर राज्यसभा के लिए, तो उस समय एक सीट पर कृष्णलाल पंवार राज्यसभा सदस्य बने थे और दूसरी पर कार्तिकेय शर्मा बने थे। कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट थे, कृष्णलाल पंवार बीजेपी से थे। विधायक बन के कृष्णलाल पंवार ने रिजाइन दिया और उनके स्थान पर रेखा शर्मा मेंबर बनी। और जो 5वीं जो सीट है राज्यसभा की, उस पर चुनाव हुआ था फरवरी 2024 में, अधिसूचना हुई थी और अप्रैल 2024 में वो चुनाव हुआ था। सुभाष बराला बने थे उस पर मेंबर पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा के सदस्य। तो इस लिहाज से 2 सीटें अभी खाली होनी हैं, 2 सीटें खाली होंगी 2028, जून 2028 ड्यू डेट रहेगी, और एक सीट खाली होगी
अप्रैल 2030, बात 2026 की सीटों की। अब बात आ जाएगी कि अगर इन दोनों सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रथम वरीयता की यानी कि जो सीट निश्चित है उसके लिए कैंडिडेट कौन हो सकता है, तो सबसे पहले तो नाम बता दें, किरण चौधरी जो रिटायर हो रही हैं, क्या वो पॉलिटिकली रिटायर हो जाएंगी और या फिर एक चांस के लिए वो अपनी भागदौड़ करेंगी। तो तय है कि एक चांस के लिए वो पूरा प्रयास करेंगी। वो प्रयास कितना फलीभूत होता है, कितना फलीभूत नहीं होता, क्योंकि किरण चौधरी की बेटी भी इस समय राज्य सरकार के अंदर मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के अंदर उनके पास कैबिनेट रैंक मिला हुआ है उनको। और किरण चौधरी जब आई थी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए वो विधायक थी, तो विधायक उनकी बेटी मिल चुकी हैं। इस लिहाज से संभवतः किरण चौधरी को तो अगला नंबर मिलना शायद मुश्किल रहे, लेकिन इतना जरूर है कि किरण चौधरी कोशिश करेंगी कि अभी वो रिटायर्ड ना हो पॉलिटिक्स से, राजनीति से, इसके लिए प्रयास उनके रहेंगे। अगर किरण चौधरी रिटायर्ड होती हैं यानी कि उनको भारतीय जनता पार्टी दूसरा मौका नहीं देती, तो उस लिहाज से क्या, क्योंकि जाट कम्युनिटी के एक मेंबर कम होंगी, तो क्या बीजेपी जाट कम्युनिटी की तरफ ही ध्यान देगी और या फिर कोई और चेहरा आ सकता है। आपसे बात करूंगा उन्हीं बातों पर कि कौन नेता आखिर आ सकता है। तो सबसे पहले, क्या जाट कम्युनिटी से अगर भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी की सीट खाली होने के बाद कैंडिडेट देखे जाए, तो फिर आपकी नज़र दो चेहरों पर खास कर जाएगी। एक ओम प्रकाश धनखड़ और दूसरे जेपी दलाल। ओपी धनखड़ आप देखें तो एक बार विधायक बने 2014 में, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक तो नहीं बन पाए। 2019 2024 दोनों चुनाव हारे। एक बार बीच में प्रदेश अध्यक्ष रहे, आजकल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। ओपी धनखड़ साहब की बड़ी इच्छा है, उन्होंने 2024 का जब चुनाव हुआ था, जब सुभाष बराला बने थे, तो उस समय भी ओपी धनखड़ बड़े प्रयास में थे कि किसी प्रकार से बात बन जाए। तो एक तो कैंडिडेट जाट समाज से आप समझ लें ओपी धनखड़, और दूसरे जेपी दलाल, लोहारू वाले एक्स एमएलए, क्योंकि किरण चौधरी भिवानी वाली पृष्ठभूमि से आती हैं। इधर देखें तो जेपी दलाल भी उसी पृष्ठभूमि से हैं। किसी समय जेपी दलाल किरण चौधरी जी के बड़े नज़दीक भी रहा करते थे, लेकिन बताते हैं 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, इसमें कुछ ऊंच नीच भी हुई थी। जेपी दलाल एक सौम्य नेता हैं और मनोहर लाल खट्टर के बहुत नज़दीकियों में शामिल भी हैं। इस लिहाज से दो चेहरे तो आप जाट समाज से मान करके चलें कि इनमें से अगर कोई जाट नेता आता है तो इनमें से किसी की लॉटरी लग सकती है। एक बड़ा नाम है जो बहुत दिन से प्रयास में है कि आखिर मेरा नंबर कहां लगे, तो उनका नाम है कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल के सियासी वारिस। कुलदीप बिश्नोई आप समझ लें कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो तभी से प्रयास में हैं, 2022 से ही। कभी उनका प्रयास होता है कि उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पद मिल जाए, कभी उनको होता है लोकसभा की टिकट मिल जाए, कभी उनको होता है राज्यसभा की टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसे कई दौर चले गए। मसलन 2 बार राज्यसभा के चुनाव हो चुके, 2-3 बार उनके बीजेपी में आने के बाद कहीं बात बनी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की बात बनी नहीं, लोकसभा के टिकट की उनकी बात बनी नहीं। अब एक बार फिर प्रयास में होंगे कुलदीप बिश्नोई कि जब सीट खाली हो रही है और पूर्णकालिक है, 6 साल का मौका मिल जाए अगर, तो बात बन जाए। कुलदीप बिश्नोई पूरी कोशिश करेंगे। कुलदीप बिश्नोई के साथ में जहां कुछ प्लस पॉइंट है, वहीं नेगेटिव पॉइंट भी हैं। मसलन प्लस पॉइंट आप कह लीजिए कि कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के सियासी वारिस हैं। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, इन जिलों में कुलदीप बिश्नोई का असर है। बाकी हरियाणा के हिस्सों में भी कहीं ना कहीं उनके समर्थक, कार्यकर्ता, शुभचिंतक आज भी हैं। लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई का नेगेटिव पॉइंट है वो बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत जल्दी वो नाराज हो जाते हैं। जब भी कभी चुनाव आता है और कहीं दाल नहीं गलती, तो फिर कुलदीप बिश्नोई आप समझ लें कि फूफा बन जाते हैं उस समय पर। चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, आपको ध्यान होगा, रंजीत चौटाला को टिकट मिली थी, कुलदीप बिश्नोई उस समय खफा से थे। उसके बाद में जब राज्यसभा के चुनाव की बारी आई थी, नंबर नहीं लगा था, तब भी नाराज से हुए थे। बेटा विधायक बन गया था, मंत्री नहीं बना था, तब भी कहीं गिला शिकवा उनका रहा करता था। अब बेटा चुनाव भी हार गया और उसके बाद भी कहीं ना कहीं शिकवे शिकायतें उनकी रही। कभी वो मनोहर लाल जी से शिकवा रहता है, तो कभी मनोहर लाल जी के समर्पित हो जाते हैं। कभी भाजपा आला कमान से उनकी नाराजगी होती है, तो कभी वहां भी समर्पण होता है। इस लिहाज से ये वाला जो उनका आप करेक्टर कह सकते हैं, नेगेटिविटी वाला, तो ये उनको कहीं जरूर पीछे धकेल देता है। लेकिन प्रयास कुलदीप बिश्नोई भी करेंगे।
तो एक कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई हुए। इसके बाद अगर देखें तो फिर ब्राह्मण समाज से भी एक चेहरे तो ऐसे हैं जो बहुत समय से इंतजार में हैं। 2019 का चुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में हैं बहुत पुराने नेता, धुरंधर नेता रामविलास शर्मा। 2019 का चुनाव क्या हारे कि जैसे उन पे 7.5 आ गई। 19 का चुनाव हारे, 24 में टिकट नहीं मिला। 24 में उनका जो गिला शिकवा शिकायत पार्टी का वो दिल्ली दरबार तक गया था। हालांकि जमे बीजेपी में हुए आज भी। मैंने बताया धुरंधर नेता हैं, पुराने नेता हैं। रामविलास शर्मा को भी है कि कहीं एडजस्ट हो जाएं रिटायरमेंट, ताकि सम्मान पूर्वक हो। तो एक तो रामविलास शर्मा का नाम भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहां पहले से ही 2 नाम हैं, 2 ब्राह्मण चेहरे पहले से ही राज्यसभा सदस्य हैं, रेखा शर्मा भी और कार्तिकेय शर्मा भी। ऐसे में लगता तो मुश्किल है, लेकिन रामविलास शर्मा दौड़ में जरूर हो सकते हैं। और जो ब्राह्मण समाज से दूसरा नाम है वो मोहनलाल बड़ौली का भी हो सकता है। जब रेखा शर्मा बन रही थी राज्यसभा की सदस्य, तो उस समय मोहनलाल बड़ौली जी का भी नाम था, लेकिन लॉटरी लगी थी रेखा शर्मा की। इधर अगर दूसरी बात और देखें आप अगर, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव भी होना है, अगर मोहनलाल बड़ौली जी रिपीट हो गए प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो ठीक है। अगर वो रिपीट ना हुए तो फिर वो आप समझ लें सियासी बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर सियासी बेरोजगारी होगी तो फिर बात चलेगी कि आखिर उनके लिए कौन सी एम्प्लॉयमेंट रहे, कहाँ पर उनको फिक्स किया जाए। तो फिर एक राज्यसभा की सीट पर नज़र हो सकती है कि मोहनलाल बड़ौली का नंबर भी लगे। लेकिन दोनों में, चाहे रामविलास शर्मा हो चाहे मोहनलाल बड़ौली हो, समस्या वही आएगी कि 2 ब्राह्मण ने चेहरे पहले से ही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सियासत के अंदर अब ये बातें मायने रखती नहीं। कास्ट फैक्टर क्या है, कास्ट समीकरण क्या है, इनको लेकर के बहुत ज़्यादा आप चर्चाएं होती होंगी, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब अगर जाट समाज, कुलदीप बिश्नोई, ब्राह्मण, इसके बाद आप नज़र डालें तो इस समय दलित चेहरा कोई भी नहीं है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके अंदर 2 अभी तक जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो 2 ब्राह्मण हैं, 2 उनके अंदर जाट हैं और 1 ओबीसी है। एससी चेहरा कृष्णलाल पंवार के तौर पर थे, और कृष्णलाल पंवार के तौर पर मेंबर पार्लियामेंट बनी बाद में रेखा शर्मा। वो सीट खाली जब हुई तो कृष्णलाल पंवार थे, कृष्णलाल पंवार के स्थान पर जो सीट खाली हुई वो रेखा शर्मा जी को मिल गई। तो इस समय आप कहें फिर एससी का कोटे से कोई भी व्यक्ति मेंबर राज्यसभा में नहीं है। तो इस स्थिति में अगर किसी दलित चेहरे पर नज़र दौड़ाई जाए तो फिर उसके अंदर भी आप सोच सकते हैं कि बनवारी लाल का नाम आ सकता है। हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, 2 बार विधायक थे, अब की बार उनको टिकट मिला नहीं था, टिकट कट गया था उनका बावल से। बनवारी लाल का नाम भी चल सकता है। इसके अलावा दलित चेहरे कोई और भी लिए जा सकते हैं, मसलन सुनीता दुग्गल लोकसभा की सदस्य थी, सांसद, पूर्व सांसद, उनको टिकट नहीं मिला था 2024 में, टिकट कट गया था उनका लोकसभा का, और उसके बाद में उनको विधानसभा का टिकट मिला तो विधानसभा का चुनाव हार गई थी। सुनीता दुग्गल भी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके बहुत नज़दीकियों में शामिल हैं। जैसे बनवारी लाल क्लोज हैं मनोहर लाल जी के, तो सुनीता दुग्गल उनकी भांजी मानी जाती हैं, बहुत नज़दीकी में वो भी आ गई। इस लिहाज से अगर दलित चेहरे की ना बात आएगी तो फिर 2 चेहरे, बनवारी लाल और सुनीता दुग्गल। और एक कास्ट फैक्टर चर्चा नहीं करेंगे तो बेमानी होगा, वो होगा पंजाबी समाज से। अगर पंजाबी समाज से किसी को लिया जाए, क्योंकि जब से मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद से हटाए गए या मुख्यमंत्री पद से लेकर के उनको केंद्र में ले जाया गया, हालांकि मनोहर लाल का रुतबा बढ़ा, पावर बढ़ी, ताकत बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद कहीं प्रदेश की बात जब आती है तो ये चर्चा जरूर होती है कि पंजाबी समाज को उनका जितना भागीदारी है जाति के अंदर, समाज में, उस हिसाब से सियासत में, राज में भागीदारी कम है। तो पंजाबी समाज से अगर बात कोई चलती है तो फिर आप 2 नाम यहाँ ले लीजिए, एक संजय भाटिया और एक मनीष ग्रोवर। संजय भाटिया, उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुर्बानी भी दे रखी है। लोकसभा सांसद थे, लोकसभा सांसद जब उनका इलेक्शन हुआ 2024 वाला, तो फिर संजय भाटिया ने या संजय भाटिया का टिकट काट करके मनोहर लाल जी को दिया गया। उससे पहले चर्चा थी कि संजय भाटिया प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, वो भी नहीं हुआ।
उसके बाद चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव में संजय भाटिया को एमएलए का टिकट मिले, वो भी नहीं हुआ, यानी कि सियासी बेरोजगार हैं इस समय तो वो भी। और संजय भाटिया का एक नाम चलता है कहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लिए, पंजाबी समाज से ही कह लीजिए आप, संजय भाटिया का भी और मनीष ग्रोवर दोनों का। चर्चा मनीष ग्रोवर की भी करूंगा आपसे अभी। तो संजय भाटिया अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए या नहीं बनाए गए तो क्या उनके लिए राज्यसभा सीट पर उनका चयन हो सकता है? मसलन उनका, आप उनकी कुर्बानी कह लें, आप उनका ये कह लें कि उनको पार्टी ने इग्नोर किया, और आप ये कह दें कि उनका पार्टी कहीं और इस्तेमाल करना चाहती थी, तो क्या वो प्लेटफॉर्म हो सकता है राज्यसभा के मेंबर का? या फिर मनीष ग्रोवर एक बार विधायक बने हैं, अभी उनका एक दर्द सामने आया था कि अगर जाट समाज से होता तो शायद कई बार एमएलए बन जाता। ये उनकी पीड़ा थी, कह सकते हैं आप इसे। एक बार विधायक बने हैं 2014 में, विधायक बन के मंत्री भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका अच्छा ऑरा है, आजकल प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, कभी नाम भी चलता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं, प्रदेश सरकार के वजीर भी रहे हैं, मनोहर लाल जी से भी नज़दीकी है, और भाजपा आला कमान में भी उनकी पहचान है, खनक है उनकी वहाँ भी। तो एक नाम मनीष ग्रोवर का, यानी कि जो 2 सीट खाली होनी है जिनमें से एक कन्फर्म है, तो एक कन्फर्म सीट के लिए जो मैंने आपको नाम बताए ये दौड़ में रहेंगे, चाहे वो पी धनखड़ हो और जेपी दलाल हो जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से मोहनलाल बड़ौली हो या रामविलास शर्मा हो, दलित समाज से सुनीता दुग्गल हो या बनवारी लाल हो, और पंजाबी समाज से संजय भाटिया हो या मनीष ग्रोवर हो। आपको क्या लगता है इनमें से कोई चेहरा और या फिर कोई नया नाम? कुलदीप बिश्नोई की क्या स्थिति रहेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।